Mitochondria. Mitochondria are known as powerhouse of the cell. देखिए, अगर इस पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो इस पिक्चर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है, जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। देखिए, बिजली घर क्या होता है? बिजली घर वो होता है जहाँ से हमारे घरों में बिजली की सप्लाई होती है, विद्युत की सप्लाई होती है। और विद्युत जो है वो एक एनर्जी, ऊर्जा की ही फॉर्म है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसका मतलब हुआ कि सेल को जितनी भी ऊर्जा मिलेगी वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होगी। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें दो अलग अलग झिल्लियां आपको दिखाई दे रही हैं। एक ये बाहर दिखाई दे रही है और दूसरी झिल्ली ये आपको अंदर दिखाई दे रही है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो बाहर की झिल्ली है ये पोरस है, छिद्रित है, जबकि भीतर वाली झिल्ली जो है वो बहुत अधिक फोल्डेड है, वलित है। These folds increase surface area for ATP generating chemical reactions. अब ये बहुत अधिक फोल्ड जो है वले हैं, यहाँ पर ATP से होने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है। The energy required for various chemical activity needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. अभी हमने जाना था कि जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोल्ड होते हैं और वहाँ पर एटीपी से होने वाली रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है। तो जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। एटीपी जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और एटीपी का फॉर्मूला होता है C10H16N5O13P3। और अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एटीपी मॉलिक्यूल भी दिखाया जा रहा है। तो हमने जाना कि एटीपी जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और यहाँ से रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा प्रदान होती है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब देखिए, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल या कोशिका की मुद्रा भी कहा जाता है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क्स। शरीर में नए रासायनिक यौगिकों को बनाने के लिए और यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है। जितनी भी एनर्जी एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में स्टोर की जाती है उसी एनर्जी का जो है बाद में यूज किया जाता है। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक बहुत ही अद्भुत सेल ऑर्गेनल कोशिकांग है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। और जिनके पास अपना ही डीएनए और राइबोसोम्स होंगे उनके पास प्रोटीन बनाने की जानकारी अपने पास होगी और वो अपनी प्रोटीन को स्वयं बना सकते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। तो इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन जो है वो स्वयं बना सकता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड होते हैं वो केवल पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल में ही होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड जो कलर्ड होते हैं,
रंगीन होते हैं उन्हें क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, जबकि ऐसे प्लास्टिड जो वाइट या कलरलेस होते हैं, सफेद या रंगहीन होते हैं, उन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। अब जो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं जिन्हें क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, उनमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, हरे रंग का होता है, और उसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन्स वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो हरे रंग का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, उसके अतिरिक्त विभिन्न पीले नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। यदि आप इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में प्लांट सेल दिखाया जा रहा है आपको, और प्लांट सेल में आपको बहुत सारे ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं। Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oils, and protein granule are stored. ल्यूकोप्लास्ट जो सफ़ेद या रंगहीन प्लास्ट होते हैं, उनमें मुख्यतः स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ स्टोर किए जाते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर उसके आंतरिक चित्र को, आंतरिक संरचना को ध्यान से देखा जाए तो उसमें बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जिन्हें हम स्ट्रोमा कहते हैं। और इस पिक्चर में क्लोरोप्लास्ट का आपको आंतरिक चित्र दिखाया जा रहा है, जिसमें स्ट्रोमा के साथ साथ थैलेकॉइड, लूमेन, ग्रेनम, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। These are similar to mitochondria in external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. देखिए, जो प्लास्टिड होते हैं वो बाह्य रचना में तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की भांति ही इनके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। और जिनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होते हैं वो अपनी प्रोटीन को खुद सिंथेसाइज, संश्लेषित कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है, वैक्यूल्स, जिसे हिंदी में रसधानियाँ कहा जाता है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। देखिए, जो वैक्यूल रसधानियाँ हैं वो ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं, वहाँ पर उसे स्टोर किया जा सकता है, चाहे वो सॉलिड मटेरियल हो या लिक्विड। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। अब रसधानियाँ जो होती हैं वो जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी छोटी होती हैं, परंतु पादप कोशिका में रसधानियाँ या वैक्यूल जो होते हैं वो आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। अब पिक्चर में आपको एक पादप कोशिका, प्लांट सेल दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर आप सेंट्रल वैक्यूल को देखें जो केंद्रीय रसधानी है, तो वो बहुत ही बड़ी है। कुछ पादप कोशिकाओं में तो सेल का 50 से लेके 90% तक साइज जो होता है वो सेंट्रल वैक्यूल या केंद्रीय स्थानी ही कवर कर लेती है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स। जो पौधा होता है उसकी कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में जो वैक्यूल्स या रसधानियाँ होती हैं उनमें कोशिका द्रव्य भरा होता है, साइटोप्लाज्म, और ये कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करता है, साथ में ही टर्जिडिटी या स्फीति भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार अभी तक हमने जान लिया कि वैक्यूल जो होते हैं वो स्टोरेज सैक होते हैं, वहाँ पर संग्रहण किया जाता है। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। पौधों के लिए बहुत आवश्यक पदार्थ राजधानी में ही स्टोर किए जाते हैं। दीज इंक्लूड्स एमिनो एसिड्स, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। अब देखिए क्या क्या स्टोर किया जाता है इनमें। इनमें अमीनो अम्ल, शर्करा, शुगर,
वेरियस ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन जो है वो वैक्यूल या रसधानी में ही स्टोर किए जाते हैं। यदि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इस पिक्चर में आपको एक वैक्यूल दिखाया जा रहा है और इसी वैक्यूल रसधानी में वाटर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जो रसधानी में जल है उसमें बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक अणु भी हैं इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अब बात करते हैं अमीबा की, जो कि एक कोशिकीय जीव है। द फूड वैक्यूल्स कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। अब अमीबा में जो रसधानी होती है, फूड वैक्यूल जिसे हम खाद्य रसधानी भी कहते हैं, तो खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। अमीबा के अतिरिक्त कुछ अन्य एकोष्ठीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ वैक्यूल्स अतिरिक्त जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वैक्यूल जिन्हें हम रसधानियाँ कहते हैं वो स्टोरेज सैक है। वहाँ पर विभिन्न पदार्थों का संग्रहण किया जाता है, जैसे कि अमीनो एसिड, कार्बनिक अम्ल, कुछ प्रोटीन इस तरह का, या फिर एक कोशिकीय जीवों में ये फूड वैक्यूल के रूप में खाना स्टोर करने के लिए, फूड स्टोर करने के काम भी आ सकती है, या फिर जो एक्सेस वाटर है या वेस्ट मटेरियल है उसको सेल से एक्सपेल करने के लिए, बाहर निकालने के लिए भी यूज़ की जा सकती है।